नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। बारामती से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शरद पवार ने मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया तो गूंज उनके गढ़ बारामती में भी सुनाई दी और इसीलिए एनडीटीवी की टीम यहां पर पहुंची है। हर घर में यहां पे पवार परिवार से उनका जुड़ाव इतना पुख्ता क्यों है? बारामती मतलब शरद पवार और शरद पवार मतलब बारामती, आखिर ये क्यों है? कृषि रोजगार इसमें बड़ा रोल निभाता आया है। किस तरह से 1960 से किसानों को सशक्त और सक्षम करने के लिए शरद पवार ने जमीन पर काम किया, ये आकर हमने उनके गांव काटेवाड़ी और कृषि विज्ञान केंद्र में समझा है। दिखाते हैं आपको यहां से ग्राउंड रिपोर्ट। शरद पवार के गढ़ बारामती में इस वक्त हम हैं। पवार मतलब बारामती और बारामती मतलब पवार, आखिर क्यों कहा जाता है? घर घर में पवार परिवार की पहुंच इतनी पुख्ता क्यों है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें जो कृषि रोजगार है उसका बड़ा हाथ है, ये हमें समझ में आता है। 1960 में जब बारामती सूखे से गुजर रहा था तो पानी बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करते हुए जो नींव थी कृषि विज्ञान ट्रस्ट की, उसकी रखी गई और आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि लाखों ऐसे किसान हैं। बताया जाता है कि साल में 5 लाख किसान हैं जिसको इस केंद्र द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा सक्षम बनाया जाता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं कम खर्च के साथ। और महाराष्ट्र के इस तहसील की बात करें बारामती की, तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि सूखाग्रस्त इस इलाके में गन्ने जैसी उपज, शुगर केन की उपज जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या हो, बारामती में फ़िलहाल आपको बता दें कि 300 mm की बारिश होती है, जबकि ऐसे एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 600 mm की बारिश होनी चाहिए। ऐसे में भी जो किसान है वहाँ यहाँ के इस इलाके के, उनको कम से कम समस्या हो, ऐसे बहुत सारे टैंक्स उनके लिए बनाए गए हैं। और ये समझने के लिए हम खुद यहाँ पर किसान विज्ञान ट्रस्ट केंद्र में मौजूद हैं कि किस तरह से किसानों को यहाँ पर सक्षम किया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। 5 लाख हर साल किसानों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ के साथ। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम आए हैं मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर पुणे जिले की तहसील बारामती में, जो शरद पवार का गढ़ है। और बारामती से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये है शरद पवार का गांव काटेवाड़ी। रोज सुबह 8:30 बजे पंचायत बैठती है, चर्चा विमर्श का माहौल बनता है। एनडीटीवी भी इसका साक्षी बना, आवाज बुलंद थी। बारामती के विकास कार्यों का मॉडल यहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पवार का करीबी बनाता है। जो रूरल एरिया है बारामती के आजू बाजू में, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है और उसी वजह से यहाँ का जो लोगों का रहन सहन है वो भी बहुत सुधर गया है। मतलब उसमें बहुत सुधार आ गया है और वो उन्हीं की देन है। अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम अजीत दादा बनना चाहिए, हमारी मांग है। जहाँ दादा जाएंगे गाँव का समर्थन रहेगा, हम गाँव वाले खड़े रहेंगे दादा के साथ। हमें लगता ही नहीं जाएंगे, लेकिन गए तो हम भी दादा के साथ रहेंगे। बारामती में पवार साहब ने 30-40 साल से, जब से मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ, किसानों के लिए बिजली, एक बार बिजली, पूर्ण बिजली बिल माफ किया। वन टाइम उन्होंने जो बोला एनएचबी का प्रकरण, वो उस प्रकरण मिलने के बाद ग्रामीण भाग का किसान कर्जा मुक्त कर्जा मिला 3-4 साल। उस दिन हमको अच्छे दिन आए, उस पैसे बैंक के लोन लेकर हमका धंधा बढ़ गया। एजुकेशन में हो, कोई नौकरी लगाने में हो। अभी दूसरे तालुका जिला में आप देखेंगे तो वहाँ के एमएलए कुछ काम करने के बारे में कुछ लेते हैं, लेकिन यहाँ अजीत पवार फैमिली ऐसा कुछ नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, काम के बारे में ऐसा कुछ लेते नहीं। ये कहानी 70 के दशक से शुरू होती है, जब शरद पवार के बनाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट ने खेती का ढंग भी बदला और किसानों की जिंदगी भी। गन्ने की खेती में काफी कम पानी के इस्तेमाल की तकनीक विकसित हुई। 1 एकड़ के लिए 2 से 2.5 करोड़ लीटर पानी लगता है। यहाँ पे हम 1 करोड़ में ही उसका पूरा 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं, आधे प्राइस में, यानी 60% हम पानी बचत कर रहे हैं। और पानी की जरूरत कितनी है? पहले हमें 4 इंच, फिर 6 इंच और 8 इंच, इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके थ्रू ड्रिप इरिगेशन हमने पानी की जो मात्रा आवश्यक है उतना लोगों को पढ़ाया, और उसके द्वारा ही हम बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर भी लोगों को ज़्यादा उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कृषि क्षेत्र के लिए बना ये देश का ऐसा पहला ट्रस्ट है। करीब 230 एकड़ में फैले कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को हर मुमकिन हाईटेक ट्रेनिंग दी जाती है। देश के हर कोने से किसान ट्रेनिंग पाने यहाँ पहुँचते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है, अभी जो सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, उसमें होम्योपैथी इंट्रोड्यूस किए। तो उससे हम क्या करते हैं कि
पूरा पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो होम्योपैथी स्प्रे करके हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में होम्योपैथी का मेडिसिन दे रहे हैं वैसा ही हम स्प्रे क्रॉप को दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पेस्ट अटैक बहुत मिनिमम हो रहा है और हेल्दी क्रॉप ग्रो रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डेयरी में फार्मर्स है, हॉर्टिकल्चर में फार्मर्स है, जो शुगर केन में फार्मर्स है इंटरेस्टेड, वो फार्मर भी यहाँ आए थे। तो इस साल अराउंड 4 लाख फार्मर ने इस जनवरी में यहाँ पे विजिट करके अच्छा टेक्नोलॉजी समझ के उसका अवेयरनेस लेके ट्रेनिंग लेके अभी हो गए। बहुत सारे किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ज्ञान नहीं था। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर अभी इस किसानों को पता चला है कि कैसे एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की खेती करने। हमने कुछ नया कंसेप्ट लाए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कोकोपीट है, ये मिट्टी नहीं है, ये कोकोपीट की खेती है। तो इसको हम हाइड्रोपोनिक्स की खेती बोलते हैं। तो इसमें हम जो भी एक्सोटिक्स वेजिटेबल्स है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ये ग्रो किए। तो इसका पूरा ज्ञान हम किसानों को ट्रेनिंग के तहत देते हैं। हमारा मेन कंपोनेंट है ये सेंटर का कि सीडलिंग प्रोडक्शन, वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन। इसमें हम डिसीज फ्री क्वालिटी सैपलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मोर देन 50 लाख सीडलिंग्स हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की किसानों को हर साल हम किसानों को देते हैं, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। और इसमें पूरा एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं, मतलब कल्टीवेशन से लेके एंड तक, मार्केट तक हम और उसके बाद एक्सपोर्ट तक। शरद पवार के पूर्वज सातारा से विस्थापित होकर बारामती के काटेवाड़ी में बसे थे। कड़ी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया और फिर गन्ने की खेती शुरू की। शरद पवार के हमेशा चीनी लॉबी पर हावी होने की असल वजह 20 पीढ़ियों से इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। शरद पवार नहीं तो आखिर कौन? इस गढ़ में फिलहाल सबसे खास चेहरा भतीजे अजित पवार नजर आते हैं। उनका हर रुख बारामती में खास तस्वीर पेश कर सकता है। बारामती से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। बढ़ते आगे बात मणिपुर की करते हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुला लिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल अनुसूचित जनजाति स्टेटस को लेकर एक अदालती आदेश का ये पूरा मामला है, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए और हिंसा भड़की। बीती रात राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो वो ठप है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुवार को भी मणिपुर की राजधानी इम्फाल और कुछ दूसरे इलाकों में हिंसा दिखी। सरकार ने देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए हैं। दंगा रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 500 जवान उतार दिए गए। वे राज्य पुलिस के अलावा सेना, असम राइफल्स और CRPF के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने सुबह कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। Incident which was taken place yesterday was due to misunderstanding and some communication gap, and now everything has been settled and will be normalized very soon. बुधवार को झड़पें शुरू हुई गैर जनजातीय मैतेई और दूसरे जनजातीय समूहों के बीच। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट ने मैतेई लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर मोहर लगाई, जिसके विरोध में जनजातीय समूहों ने जुलूस निकाला। मैतेई गैर जनजातीय हैं। विपक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहा है। I have already explained to you, we have already sent cross message to the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister. Also, the same copy was endorsed to Her Excellency, the Governor of Manipur, who is representative President of Supreme Commander of India. So we request her immediately intervene. Please help us for enable us to bring complete peace here in Manipur. सेना और असम राइफल्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं। 9000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सरकार अभी ये नहीं बता पा रही है कि कितनी हिंसा हुई है, कितनी जानें गई हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मोटी चादर दिखी। शिमला में भी पारा गिरा दिखा। 4 मई को दिल्ली के तापमान की बात करें तो 40 सालों में सबसे कम 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम का ये खेल देखिए हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में। गुरुवार सुबह दिल्ली एनसीआर इलाके में मई महीने में दिखा कोहरा, जबकि अमूमन ये दिसंबर जनवरी में मिलता है। कुछ हिस्सा छोड़ के GW का छोड़ के। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ज्यादा सक्रिय होने का नतीजा मानते हैं। मेनली क्या होता है कोहरे के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, यही है कि हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो नेचुरली अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया है, नमी काफी ज्यादा है। दूसरा होता है टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाना। बहुत बारी 15-16 डिग्री के पास भी ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर्स रहते हैं मिनिमम, तो कोहरा हो जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 मई को न्यूनतम तापमान औसत से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 15.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 40 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2 मई 1969 को 15.1 डिग्री सेल्सियस और 2 मई 1982 को 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम में गिरावट का ये ट्रेंड कुछ दिन और जारी रह सकता है। साल में सबसे ज्यादा तापमान अक्सर मई महीने में रिकॉर्ड किया जाता है, जब देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की वजह से देश के अधिकतर हिस्सों में जो तापमान है वो औसत से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल ईरान के ऊपर है और धीरे धीरे 6 और 7 तारीख को जब ये उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों तक पहुंचेगा तो यहाँ बारिश का पूर्वानुमान है, और अगर बारिश होती है तो इससे उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कुछ और नीचे गिर सकता है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कई सड़कें बंद रहीं। शिमला में तापमान 12 डिग्री तक चला गया। सैलानियों के लिए ऐसा ठंडा शिमला भी नया अनुभव लेकर आया। कुछ इलाकों में जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का रिपोर्ट्स है। जो ज़्यादा रेनफॉल हुई है उसमें डलहौजी में 80 मिलीमीटर, कोटला में ऊना जिले में आता है उसमें 67 मिलीमीटर, और बाकी जो है प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ पे मॉडरेट बरसात हुई है। बर्फबारी गोंडला, केलोंग, रोहतांग पास और किन्नौर के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट्स आई हैं। I like the weather here. It's raining now. I like the cold. And I like to see the places is very beautiful. In Shimla, the weather is extremely cold, and about that, here it is raining also. So the weather is very beautiful here. जाहिर है मौसम में हो रहे बदलाव का ये ट्रेंड अभी लंबे समय तक दिख सकता है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बीती रात पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बावजूद जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इसी बीच रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जो मांग थी पहलवानों की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब पहलवानों के आंदोलन का भविष्य क्या दिख रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बुधवार देर रात हुई पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प के बाद गुरुवार को जंतर मंतर पर दिन भर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि पुलिस की दलील थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बिना इजाजत फोल्डिंग बेड लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गए। पुलिस ने जब रोका तब ये झड़प हुई। जहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो ट्रक खड़ा हुआ है, जो वहाँ पर पुलिस उनको रोकती है और ये कहती है कि रात के वक्त इस तरीके से सामान आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कौन लोग हैं। यहाँ बैठे पहलवान को पता लग चलता है तो पहलवान और उनके साथ कुछ लोग जो बैठे हुए थे वो भी जाते हैं और फिर पुलिस के साथ में कहासुनी शुरू होती है। हालांकि धरना दे रहे पहलवानों का आरोप है कि धरने पर बैठे लोगों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हुई। मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं
वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था, थोड़ा अल्टरकेशन टाइप हो गया और यही मसला है। उधर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से धरना दे रहे पहलवानों को वैसी राहत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहलवानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखने का ऐलान किया है। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, पहले भी बताया, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने संकेत दिए हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी या बयान अब तक पुलिस ने नहीं दर्ज किए हैं। धरना दे रहे पहलवानों के साथ सरकार की भी बातचीत नहीं हो रही है, लिहाजा ये मामला सुलझने के बजाय उलझता हुआ ज्यादा दिख रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, विमल मोहन और अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुनील मान उर्फ टिल्लू के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में 7 से 8 कैदी हाई रिस्क जोन में बंद कैदी टिल्लू की बैरक में जाते हैं, पहले अंदर हमला करते हैं। किसी तरह जान बचाने के लिए टिल्लू बैरक से बाहर आता है, फिर उसे गैंग वॉर में शामिल कैदी नोकीले हथियार से करीब 90 बार उस पर वार करते हैं। उसके चेहरे से लेकर गर्दन, सीना, हर जगह उसे मारकर वहीं लहूलुहान करते हैं। तब तक वार किए जाते हैं उस पर जब तक वो मर नहीं जाता। टिल्लू को मरा देखकर वहां से हत्यारे चले जाते हैं। हत्या का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस पूरे मर्डर की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने ली थी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र के बारामती से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।